नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी का ज़िक्र किया था और ये बताया था कि मैं एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हूँ और मेरी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी 1970 से शुरू हुई। मैंने एस्ट्रोलॉजी किसी गुरु से नहीं सीखी, अपने आप ही पढ़ पढ़ के इधर उधर रिसर्च करके समझ के सीखी। और एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इस चीज़ ने मुझे बहुत भ्रमित किया क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी को साइंस समझ के पढ़ता रहा और मैं कहीं नहीं पहुंच पाया। फिर मैंने और अध्ययन किया और मैंने ये डिस्कवर किया कि एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के लिए अगर हम कुछ सूत्र 5-6 सूत्र ऐसे डेवलप कर लें जिनको कि हम टॉर्च बेरर कह सकें, यानी पथ प्रदर्शक हैं हमारे, तो इनकी मदद से ज्योतिष को सीखना समझना बहुत ही आसान हो जाता है। और मैंने इन सूत्र को डेवलप किया है और मैं इन सूत्रों को अपनी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसमें वक्तन ब वक्तन बताता रहूँगा। मेरी सोच है कि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए हम पहले उस विषय का आगे पीछे का कुछ ज्ञान हमें होना चाहिए, कुछ हिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि हम उसको अपने माइंड में एक प्लेस कर सकें कि ये क्या चीज़ है। तो इसलिए मेरे मन में एक बात आ रही है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी कहाँ से शुरू हुई, इसका थोड़ा बहुत चर्चा करनी चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। अब अगर हम अपने शास्त्रों को देखें तो हमारे यहाँ गर्ग ऋषि ने ये बात कही है कि जब से सृष्टि शुरू हुई तब ब्रह्मा ने उनको ज्योतिष का सारा ज्ञान दे दिया था और उन्होंने उस ज्ञान को आगे बांटा और उससे सभी को ज्योतिष का ज्ञान हुआ। ये एक आस्था की बात है, हमें बताई गई, हमने मान ली कि ऐसा हुआ होगा, पर इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और अगर वर्ल्ड स्केल पे हम देखें तो सब लोग क्या मानते हैं डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे, वो एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने बताऊँ। जो हमारे सामने मानव की सभ्यता का इतिहास है उसमें ईसा मसीह से पूर्व 10,000 वर्ष पहले न्यूलिथिक रेवोल्यूशन हुआ। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि उससे पहले लोग जो थे हंटर्स थे, शिकारी थे और खाना बदोश थे, नोमैडिक थे। जगह जगह एक ट्राइब थी, वो बराबर चलती रहती थी, जहाँ उन्हें भोजन मिलता था शिकार करते थे, आगे बढ़ जाते थे। तो इसी प्रकार उनका जीवन चलता था। पर समय ने ऐसा पलटा खाया कि उनके मन में ये विचार आ गया कि हम क्यों ना खेती बाड़ी कर सकें, क्यों ना हम जानवरों को पालें, और सोसाइटी में पूरा एक ट्रांजिशन हो गया। यानी जो लोग हंटर्स थे वो धीरे धीरे इस तरफ को बढ़ने लगे और सोसाइटी का स्ट्रक्चर हुआ। इसमें अगर हम सबसे पुरानी 2 मशहूर संस्कृतियों का जिक्र करें तो उसमें एक तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन बहुत मशहूर है और एक मेसोपोटामियन। अब ये दोनों सिविलाइजेशन जो हैं नदी के किनारे ही डेवलप हुए। इजिप्ट तो था वो नाइल नदी के किनारे था, और मेसोपोटामिया 2 नदियों के किनारे था, एक तो टिग्रिस थी और एक यूफ्रेट्स थी। अब ये दोनों कल्चर अपने आप ही डेवलप होते रहे, इंडिपेंडेंट डेवलप हुए। बाद में जाकर के उनमें आपस में कुछ संबंध स्थापित हुआ। तो इनका डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो ऐसा है कि दोनों ऐसे सिमिलर से मालूम पड़ते हैं। अब ये लोग जो थे नदी के किनारे रहते थे, खेती बाड़ी करते थे
तो इनकी आस्था जो थी ऐसे भगवानों से हुई जिन्होंने कि इन्होंने मानना शुरू किया कि जल भी एक भगवान है, नदी भी भगवान है, जितनी प्रकृति की शक्तियाँ हैं उनको ये भगवान का रूप देते गए। और ये पॉलीथीस्ट कल्चर बन गई। ये इजिप्ट में भी हुआ और ये मेसोपोटामिया में भी हुआ। ये धीरे धीरे सोसाइटीज़ डेवलप करी, क्योंकि पहले आदमी खाने के लिए फिरता था, उसका सारा समय अपनी भूख मिटाने में ही चला जाता था। पर जब इन्होंने नदियों का सहारा मिला इनको, तो इनके पास फूड सरप्लस हो गया और इनकी इंडस्ट्री कहें या ट्रेड कहें, ये भी इन्होंने शुरू किया। इन्होंने अपनी लैंग्वेज भी डेवलप करी। जो मेसोपोटामिया की लैंग्वेज थी वो क्यूनिफॉर्म के फॉर्म में डेवलप हुई। क्यूनिफॉर्म क्या होता है कि उसमें क्ले टैबलेट होती है, मट्टी की एक स्लेट बना लेते हैं, कच्ची मट्टी की स्लेट, और उसके ऊपर कलम से ऐसे लिखते हैं कि कुछ अक्षर उभर के ऊपर आ जाते हैं और कुछ अक्षर जो हैं उसी लेवल पे रहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी लैंग्वेज डेवलप करी और इस लैंग्वेज को डेवलप करके इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स बनाए, अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स बनाए और अपने जो लॉजिस्टिक रिकॉर्ड्स थे, राजा के रिकॉर्ड्स थे, वो सब इन्होंने इनसे बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह से इजिप्ट में भी अपनी लैंग्वेज डेवलप करी इन्होंने। उनकी लैंग्वेज की ख़ास बात ये थी कि कोई जानवर की शक्ल बना लेते थे वो, और उस शक्ल को एक आवाज़ मान लिया जाता था या एक शब्द मान लिया जाता था। तो उनके यहाँ भी ऐसा ही हुआ इजिप्ट में कि इन्होंने इस चीज़ को अपने रिकॉर्ड्स बनाने के लिए और सब चीज़ों के लिए इन्होंने इसको रखा। इन दोनों सोसाइटी में ये ख़ास बात थी कि इनका थियोक्रेटिक रूल था, यानी जिसके अंदर की रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिले हुए थे। यानी जो इनका गवर्नेंस होती थी उसका आधार रिलीजन होता था। और दोनों ही सोसाइटीज़ में, इजिप्ट में ये मान लिया गया कि जो राजा है वो भगवान से अपने शक्तियाँ प्राप्त करता है, और इधर मेसोपोटामिया में इन्होंने ये माना कि भगवान जो है वही, यानी जो राजा है वही भगवान का रूप है पृथ्वी पर। इनकी सोसाइटी में हायरार्की भी थी, कोई ऊंचा था कोई नीचा था। तो जो एलीट वर्ग था या प्रीस्ट थे या राजा थे ये तो ऊंचे मान लिए गए, और जो किसान थे या स्लेव्स थे उनको नीचे स्तर पर रखा गया। अब स्लेव बनाने का कहाँ से स्लेव बनते थे? मान लीजिए कि कोई आदमी अपना उधार नहीं दे पाया तो उसको स्लेव बना देते थे। किसी जगह जीतने गए, लड़ाई जीत के आए तो वहाँ से जो आदमी पकड़े उनको स्लेव बना देते थे तो ये दोनों ही सोसाइटीज़ में ये प्रथा चलती रही और ये दोनों ही सोसाइटी काफ़ी डेवलप्ड सोसाइटी हुई। इसमें दोनों में अपनी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई। एस्ट्रोलॉजी कैसे शुरुआत हुई? उन्होंने ये देखा कि आकाश में चाँद चलता है, तो चाँद की वजह से उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि पानी का चढ़ाव और उतराव होता है। और इनकी एग्रीकल्चर जो है वो नदियों के फ्लड्स पे डिपेंड करती थी कि जब नदियों में बाढ़ आती थी तो नदी का पानी आता था और बहुत से न्यूट्रिएंट लेकर के इनके पूरे एरिया में फैला देता था, तो जिससे इनकी ज़मीन बहुत उपजाऊ हो जाती थी। तो उनके मन में यही बात रही कि ये देवता जो हैं ये करते हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि बहुतों को देवता माना और चीज़ों को देवता से रिलेट करते चले गए। और एक चीज़ और दोनों में सिमिलर थी कि दोनों ही सिविलाइजेशन में बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए गए। इजिप्ट की तो आपको मालूम है कि स्फिंक्स बनाई इन्होंने पिरामिड्स बहुत बड़े बड़े बनाए, और मेसोपोटामिया में जिगुराट बनाए। तो जिगुराट क्या होते हैं कि बहुमंजिली इमारत होती है, एक मंजिल बनाई उसकी छत बना ली, उसके ऊपर जब दूसरी मंजिल बनाई तो एरिया थोड़ा कम कर दिया, तीसरी मंजिल बनाई तो थोड़ा एरिया और कम कर दिया। तो ये भी एक तरह से पिरामिड शेप के थे, इनको जिगुराट बोलते थे। और
इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, चाहे पिरामिड कहें चाहे जिगुराट कहें, इन दोनों का इस्तेमाल जो था या तो रिलीजियस पर्पस से होता था या फिर किसी राजा के कामकाज के लिए होता था। अब एस्ट्रोलॉजी का देखें हम शुरुआत कहाँ से हुई, तो एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत तो पहले हो चुकी थी इससे, यानी आप ये समझिए कि 3100 BC और 4000 BC, यानी ईसा मसीह से 4000 वर्ष पहले या 3000 वर्ष पहले ये सभ्यताएं आई और वहाँ से इसका ये ज्योतिष अंकुरित थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गई। जो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट आज की तारीख में है वो 500 वर्ष ईसा पूर्व पे है, जो कि बेबीलोन में, यानी मेसोपोटामिया का जो दक्षिण में बेबीलोन एक शहर है, वहाँ पे ये लोग क्ले टैबलेट्स पे अपनी भाषा लिखते थे, क्यूनिफॉर्म बोलते थे उसको। तो उसी टैबलेट पे ज़ोडिएक की तस्वीर और 12 खाने उसमें मिलते हैं। इसके बाद अब 400 अगर हम साल ईसा पूर्व आ जाएं तो वहाँ पे जो ग्रीक्स थे, एक कल्चर देखिए ग्रीक की भी बहुत डेवलप हुई। एलेक्जेंडर जो थे, इन्होंने दुनिया जीती, बहुत कुछ जीता और बड़ी फ्लरिशिंग कल्चर निकली। तो ग्रीक्स ने बेबीलोनियन सिस्टम जो था एस्ट्रोलॉजी का एडॉप्ट कर लिया और उसको इन्होंने डेवलप किया। अब एक ग्रीक के एस्ट्रोलॉजर थे जिनका नाम टॉलेमी था, वो 100 AD से 170 AD तक ज़िंदा रहे, यानी ईसा मसीह के बाद आए और 70 साल तक ज़िंदा रहे और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत मशहूर ज्योतिषी माने गए। और ये मानते हैं कि इन्होंने पृथ्वी के अक्षांश देशांतर को डिवाइड किया, इन्होंने जियोग्राफी का उदय किया। ये एस्ट्रोनॉमर थे और फिर एस्ट्रोलॉजर भी हो गए ये। तो ये जो है बेबीलोनियन एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं, ग्रीक एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं, ये अलग अलग ओरिजिन्स थे और बाद में ये सब चीज़ मिल करके एक दूसरे से मिलते चले गए। अब ज़ोडिएक जिसको आजकल हम बोलते हैं, ज़ोडिएक का मतलब है सर्कल ऑफ एनिमल्स ग्रीक लैंग्वेज में। तो इन्होंने जो 12 खाने किए थे उसको, हर एक खाने को किसी न किसी जानवर से जोड़ा। जानवर से क्यों जोड़ा? क्योंकि इनकी सोसाइटी ऐसी थी कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे इनके पास, एग्रीकल्चर ये लोग ले चुके थे। तो इन्होंने जो ज़ोडिएक बनाया, जानवरों से जोड़ते हुए ही ज़ोडिएक का नाम रखा। तो हम ये समझें कि एस्ट्रोलॉजी का उदय जो था ये मेसोपोटामिया से हुआ, वहीं बेबीलोन है, बेबीलोन इराक का ही पोर्शन कहेंगे, उसी के आसपास से सारी एस्ट्रोलॉजी डेवलप होती रही और वहाँ से ये फिर हिंदुस्तान पे आई। अब अगर हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की बात करें, हिंदू एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो हमारे यहाँ वैदिक पीरियड जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका पीरियड माना जाता है। और इसी पीरियड में वेदों का निर्माण हुआ, वेद करे गए, उपनिषद हुए। तो वेद में ज्योतिष वेदांग एक अंग है, यानी वेद में जो रीति रिवाज दिए हैं उसको साबित करने के लिए, दृढ़ करने के लिए 6 अंग हैं उसके, जिसमें कि एक ज्योतिष भी अंग है। तो बहुत से बार लोग ये समझते हैं कि वो ज्योतिष यही है जो आजकल एस्ट्रोलॉजी चल रही है, पर ऐसा नहीं है। उनका ज्योतिष का मतलब ये था कि जो पृथ्वी पे जो कुछ हो रहा है वही सब तरफ व्याप्त है। तो एक वाक्य है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जैसा यहाँ पिंड में है ऐसा ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो इसलिए इन्होंने जो प्लैनेट्स थे उसको इससे रिलेट करना शुरू किया। पर उनका मेन पर्पस जो था ये प्लैनेट्स को रिलेट करने का, एक कैलेंडर बनाने का था
कि उन्होंने, जिससे कि हम कैलेंडर बनाएं और जो जो हम रिचुअल्स करते हैं उनसे रिलेट करते चले जाएं। ऋग्वेद में राहु का जिक्र है, छंदों के उपनिषद में भी स्वर भानु का जिक्र किया गया है, और ये कहा गया है कि ये जो हैं ग्रहण करते हैं, पर प्लैनेट्स का कहीं जिक्र नहीं है। यानी इनको राक्षस के तौर से डिपिक्ट किया गया और कहा कि ये ग्रहण लगाते हैं, पर ये कभी नहीं माना गया कि ये कोई ग्रह हैं। तो जो पहली हमारी भारत में, जिसको कि हम ऑथेंटिक कह सकते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड है, वो यवन जातक है। यवन जातक माने सेइंग्स ऑफ इजिप्ट, ग्रीक, सेइंग ऑफ ग्रीक। तो वो ग्रंथ था। तो इस ग्रंथ को ये हमारे यहाँ आया है करीब 200 वर्ष ईसा के बाद में ये ग्रंथ यहाँ पे आया। इसका ट्रांसलेशन किया गया, इस फूजी ध्वज ने इसका ट्रांसलेशन किया, और ये सबसे पहला ऑथेंटिक ग्रंथ है कि जहाँ से कि यहाँ की एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत शुरू हुई। अब हमारे यहाँ पहला, ये तो एक यवन से, यानी जो ग्रीक से जो एस्ट्रोलॉजी या टोलेमिक एस्ट्रोलॉजी कहें, वो यहाँ पे जो आई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, उसका ये ग्रंथ हो गया। पर हमारे जो ऋषियों ने जो एस्ट्रोलॉजी की किताबें लिखनी शुरू करी, तो उसमें एक किताब तो वैदिक पीरियड की चल रही थी, भृगु ऋषि की, वो तो अपनी जगह है, पर करीब 500 वर्ष ईसा के बाद यहाँ पे वाराही मिहिर ने बृहद जातक ग्रंथ लिखी, फिर बृहद पराशर होरा शास्त्र भी लिखी। इस पे बड़ा मतभेद है कि किसने कब क्या किताब लिखी, पर बृहद जातक जो करीब 505 के करीब इन्होंने लिखी, उसको एक सेकेंडरी सोर्स से कंफर्म किया गया है कि अल बैरूनी हिंदुस्तान में आए थे, 1035 ईस्वी में आए थे ईसा मसीह के बाद। तो उन्होंने बृहद जातक का जिक्र अपने लेख में किया हुआ है। तो हम क्या देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो विषय रहा, ये शुरू में तो सिर्फ चांद तारे देख के कैलेंडर बनाने की नीयत से रहा, पर बाद में ये डेवलप होते 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 इसने ये मॉडर्न फॉर्म ले लिया, जिसमें कि हम हॉरोस्कोपिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। हॉरोस्कोपिक एस्ट्रोलॉजी बनाने में टोलेमी का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को पढ़ के, और बड़े मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इस स्टेज पे ले आए कि हम हॉरोस्कोप के विषय, हॉरोस्कोप बन जाए और जिससे हम लोग प्रेडिक्शन शुरू करें। इस छोटी सी हिस्ट्री के बाद अगले लेक्चर में मैं ज्योतिष को हम किस नज़र से पढ़ें, क्या ओरिएंटेशन हमारा हो, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।